आप सभी को डॉक्टर नरेश कुमारी का नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी विषय के व्याकरण का टॉपिक जो है संधि के अंतर्गत विसर्ग संधि के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने जो है स्वर संधि और व्यंजन संधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। मैं आशा करती हूँ कि आप उन वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे और अपने इस चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, विसर्ग संधि दिखने में बहुत ही आसान है, लेकिन इसकी कुछ जो है स्थितियां होती हैं जिनके विषय में मैं आज बताने जा रही हूं। विसर्ग संधि की सबसे पहले हम परिभाषा करते हैं। देखिए, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे मनः जमा में योग, मनोयोग, ये देखिए ये बिंदु होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? विसर्ग। मनः जमा योग, मनोयोग। अब हम बात करते हैं इसके जो विसर्ग संधि की जो है निम्नलिखित स्थितियां दिखाई देती हैं। देखिए, सबसे पहले विसर्ग को श, श, स, यदि जो है विसर्ग के बाद जो है च, छ व्यंजन हो तो विसर्ग को क्या हो जाएगा? ये श, तालव्य श। ट, ठ हो व्यंजन हो तो ये मूर्धन्य श, षटकोण वाला श। तथा त, थ हो तो व्यंजन का क्या हो जाता है? ये दंत श हो जाता है। जैसे ये ध्यान रहे, जो तीनों प्रकार के श स्वर रहित रहेंगे। ये हलंत लगा रखा मैंने इनके नीचे। तो जैसे निह जमा छल, क्या बताया था मैंने? च, छ हो तो ये तालव्य श बनेगा, निश्चल। निह जमा ठुर, ट, ठ हो तो निष्ठुर। और नी जमा तेज, त, थ हो तो ये क्या बनेगा? दंतश, निस्तेज। अब जो दूसरा नियम है, विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना। यदि विसर्ग के बाद श, श, स में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत माने ज्यों का त्यों बना रहता है, या विसर्ग जो है आगे के व्यंजन का ही रूप ले लेता है। जैसे दूह जमा शासन, दुशासन। और इसको हम विसर्ग ऐसे लगा के भी लिख सकते हैं। और आगे का जो व्यंजन मैं कह रही हूँ, यदि ये इस प्रकार का तालव्य श है तो इसी का स्वर रहित ये आधा दुशासन। नी जमा संतान है तो ये इसी तरह से नी संतान। और नी जमा संदेह है तो ये जो आगे ये स आया उसी प्रकार का ये स्वर रहित स बन जाता है। या इसको विसर्ग लगा के और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों ही रूप इसके ठीक हैं। दूसरी बात ये कहता है कि विसर्ग के बाद यदि क, ख या प, फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जैसे प्रातः जमा काल, मैंने बताया कि यहाँ क विसर्ग के बाद यहाँ कह रहा है क और ख, तो प्रातः काल, अंतः करण, ठीक है। अब लेकिन यदि विसर्ग से पहले ई, उ स्वर हो तो व्यंजन विसर्ग का क्या हो जाता है? श, ये मूर्धन्य श हो जाता है। निह जमा कपट, कहाँ कह रहा है? ये देखो, ये विसर्ग से पहले यहाँ ये ई और उ, ई है तो निह जमा कपट, निष्कपट। निह जमा पाप, निष्पाप। और दुह जमा कर, दुष्कर। तो ये है। अब आगे बात हम करते हैं विसर्ग को र में मतलब परिवर्तित हो जाना। देखिए, यदि विसर्ग से पहले अ, आ से भिन्न कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी स्वर जो है किसी वर्ग का जो है तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को र में परिवर्तन हो जाता है। जैसे निह जमा भय, निर्भय। निह जमा आशा, निराशा। और जो है देखिए, आगे हम निह जमा अर्थक, निरर्थक। निह जमा धन, निर्धन। न जाने कितने उदाहरण। निह जमा मल, निर्मल। जो नियम ये कह रहा है, नियम को समझने का प्रयास करें कि विसर्ग से पहले ए, आ से भिन्न जो है कोई जो है कोई स्वर है तो विसर्ग के बाद कोई वर्ग, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल कोई वर्ण हो तो विसर्ग र में परिवर्तित। यही मैंने ये तीसरा, चौथा ये है भ। अब हम बात करते हैं अ और एह के स्थान पर ओ। यदि विसर्ग के पहले अ स्वर हो और आगे कोई जो है सघोष व्यंजन
किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या यर लव है में से कोई वर्ण हो तो अ और अह के बदले ओ हो जाता है। जैसे मन जमा बल, मनोबल, पय जमा द, पयोद, और जो है अधः जमा पतन, अधोपतन, तपह जमा बल, तपोबल, रजह जमा गुण, रजोगुण। पता नहीं कितने उदाहरण हम दे सकते हैं। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ ध्यान देने योग्य क्या है कि यदि देखो पुनः जमा मिलन, यहाँ ये अपवाद है इसका, ये क्या बनेगा पुनर्मिलन, पुनः जमा मिलन पुनर्मिलन, और अंतः जमा गत तो अंतर्गत, यहाँ ये नियम लागू नहीं हुआ। अब आगे हम बात करते हैं कि विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर क्या हो जाना, दीर्घ हो जाना। विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और उसके पहले का जो है हर्षव स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अब जैसे नि जमा रोग, ये देखिए हम बात करते हैं, नि जमा रोग क्या कह रहा है, निरोग, और नि जमा रस, नीरस। अब समझने की वाली बात यहाँ क्या कह रहा है कि देखो ये कह रहा है कि विसर्ग के आगे, विसर्ग के आगे क्या है, र है, और इससे पहले जो है वाला ये ई जो है हर्षव स्वर है, ये यहाँ आकर क्या हो गया, दीर्घ हो गया। इसी प्रकार देखो विसर्ग से पहले ये ई और क्या हो गया, नीरस, बड़ी, नि जमा रज, नीरज। ये ध्यान रहे, छोटी छोटी बातें हैं। अब दूसरी जो एक बात हो रही है इसमें, यदि विसर्ग से पहले ए या आ स्वर हो और बाद में कोई जो है भिन्न स्वर हो तो जो है विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जमा एव, अतएव, इसको हम विसर्ग को हटा देंगे और इसको इकट्ठा करके लिख देंगे। अब है कुछ शब्दों में विसर्ग का जो है स हो जाता है। जैसे नमः जमा कार क्या हो जाता है, नमस्कार, नमः जमा कार नमस्कार। तो ये जो है पूरे विसर्ग संधि के जो है भिन्न भिन्न स्थितियां थी जो मैंने बताई। मैं आशा करती हूँ कि आप पूर्णतः जो है समझ गए होंगे। और देखिए इससे अगली वीडियो में मैं हिंदी की जो है संधियों के कुछ अलग से इन तीनों स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के अतिरिक्त कुछ अलग से नियम हैं, वो मैं बताना चाहूँगी। और मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे और मेरे आने वाली वीडियो भी देखेंगे। और व्याकरण के जो है अन्य टॉपिकों से पहले भी बहुत सारी वीडियो इस चैनल से प्रसारित हो चुकी हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप उन सब को सुनकर जो है विषय वस्तु का ज्ञान अर्जित करेंगे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।